आज सुबह से नाकाबंदी शुरू हो गई है। अब जो भी जहाज ईरानी बंदरगाह रुकेगा उसे सबसे ताकतवर नौसेना की चिंता करनी होगी। ये सिर्फ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नहीं, अमेरिका सभी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में जहाज रोक सकता है। अब ट्रंप का कल का बयान इस बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से नहीं था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब हमारे पास सेंट्रल कमांड की तरफ से सारी जानकारी है। देखिए, नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों व तटीय क्षेत्रों में आ जा रहे हैं, जिसमें अरब की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बंदरगाह भी शामिल हैं। सेंटाकॉम बल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर या वहां से आने जाने वाले जहाजों की आवाजाही नहीं रोकेंगे। जो टैंकर खाड़ी देशों या इराक जाते हैं वे बिना रोक टोक आ जा सकते हैं। सिर्फ ईरानी बंदरगाहों पर जाने वाले जहाजों को चिंता होगी। अब इस नाकेबंदी पर ईरान की प्रतिक्रिया पहले से ही हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण है, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं, आइए जानते हैं कि इसका ईरान और उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। ये मामला उस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है जो समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। असल में कोई भी आसानी से यह तर्क दे सकता है कि ईरानी सरकार समुद्री व्यापार की वजह से ही टिकी हुई है जिस पर ईरान निर्भर करता है। यह कुछ आंकड़े हैं जो इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। देखिए, रोजाना ईरान लगभग 270 मिलियन डॉलर के सामान का निर्यात करता है और करीब 160 मिलियन डॉलर के सामान का आयात करता है। अब ये सब खतरे में है। आइए निर्यात के आंकड़े करीब से देखें। इसमें सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं और भी बहुत कुछ है। इस 270 मिलियन डॉलर प्रतिदिन में 140 मिलियन डॉलर सिर्फ कच्चा तेल है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है। लेकिन इसमें पेट्रोकेमिकल्स भी हैं जो बड़ा हिस्सा हैं। गैर तेल उत्पादों में खनिज, स्टील और धातुएं हैं जो रोज करीब 80 मिलियन डॉलर का योगदान देती है। इसका मतलब है कि ईरानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ तेल अर्थव्यवस्था ही नहीं, बाकी की अर्थव्यवस्था भी मूल रूप से रुक जाएगी क्योंकि वे इसे बाहर भेज नहीं पाएंगे। ईरान संभवतः व्यापार का कुछ हिस्सा जमीनी रास्तों से बदल सकता है और नाकाबंदी को दरकिनार करने का कोई तरीका निकाल सकता है, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा विकल्प नहीं हैं और इसके अलावा इन विकल्पों को बनाने के लिए उन्हें समय चाहिए। और जल्द ही हम जानेंगे कि ईरान के पास इन निर्यातों, खासकर कच्चे तेल के मामले में ज्यादा समय नहीं है। नुकसान तेजी से बढ़ेंगे। केवल निर्यात की बात करें तो ईरान को 8 अरब डॉलर प्रति माह का निर्यात करना कठिन होगा। यही समस्या आयात में भी है। पिछले साल ईरान ने लगभग 58 अरब डॉलर का सामान आयात किया था, यानी लगभग 16 करोड़ डॉलर प्रतिदिन। अब इन आयातों में से बहुत सारे उपभोक्ता वस्तुएं थी, लेकिन इनमें बहुत सारा कच्चा माल भी था जिसे ईरान आयात कर रहा था ताकि वे अपनी फैक्ट्रियों में सामान बना सके। अगर कच्चा माल नहीं आया तो फैक्ट्रियां बंद होंगी और लोगों की नौकरियां जाएंगी। इसका मतलब है कि ईरान के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। मैं आपको जनवरी की उस घटना की याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जिस विरोध प्रदर्शन की चर्चा है वो शुरुआत में शासन परिवर्तन की मांग वाला नहीं था। ये इसलिए शुरू हुए क्योंकि लोग अपनी आर्थिक समस्याओं से खुश नहीं थे। वे सरकार द्वारा आर्थिक मोर्चे पर की जा रही कुप्रबंधन से खुश नहीं थे। 30 दिसंबर को जब विरोध शुरू हुए तो वे आर्थिक थे, जो जल्द ही शासन परिवर्तन की मांग में बदल गए। हम सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। शासन ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दसियों हजार प्रदर्शनकारियों को मार डाला, लेकिन जिन आर्थिक समस्याओं के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे वे कभी भी वास्तव में खत्म नहीं हुई। युद्ध के कारण आर्थिक समस्याएं बढ़ गई और अब हालात और खराब होंगे। और अंदाजा लगाइए क्या ईरान के पास वास्तव में इस नाकाबंदी की समस्या को ठीक करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इस मामले में वक्त उनके पक्ष में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। अपनी स्क्रीन पर चार्ट को देखिए। ईरान के पास करीब 50 से 60 मिलियन बैरल तेल भंडारण क्षमता है, यानी वे तेल डिपो जहां तेल जमा होता है। अब उन्होंने करीब 60% क्षमता पहले ही इस्तेमाल कर ली है, यानी उनके पास सिर्फ 20 मिलियन बैरल अतिरिक्त क्षमता बची है। चलिए जल्दी से गणना करते हैं। ईरान हर दिन लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। इसका मतलब है
कि उनके पास जो अतिरिक्त क्षमता बची है उसे भरने में उन्हें लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। उस समय ईरानी तेल कंपनियों को तेल कुओं को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और तेल कुओं को बंद करना स्थायी नुकसान पहुंचाएगा, जिससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि अगर ईरान जल्द इस समस्या का समाधान नहीं करता तो वे खुद पर ऐसा दर्द थोपेंगे जिससे भविष्य में बहुत बहुत लंबे समय तक, शायद हमेशा के लिए, उन्हें भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जब आप एक तेल कुएं को बंद कर देते हैं तो आप उसकी निकासी क्षमता का लगभग 5 से 10% खो देते हैं, तो आप सीधे सीधे अपना पैसा जला रहे हैं। और एक ईरानी शासन के लिए जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, वे इसे जलाने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही वजह है कि ईरानी अधिकारी घबराने लगे हैं और हम इसे उनके सार्वजनिक बयानों से देख सकते हैं। लेकिन उन बयानों पर जाने से पहले सभी को एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। ये सच में एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है, खासकर हाल के दिनों में। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे वीडियो उनकी होम स्क्रीन पर नहीं दिखते। अगर आप सब्सक्राइब है तो हमारे सभी अपडेट्स देखने की संभावना ज़्यादा होगी। अब ईरानी प्रतिक्रिया पर बात करते हैं। सैन्य प्रवक्ता अब कह रहे हैं कि जहाज़ों पर लगाए गए ये अमेरिकी प्रतिबंध मूल रूप से अवैध है। यही वही शासन है जिसने उन खाड़ी देशों पर हमला शुरू किया जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने थाईलैंड जैसे देशों के नागरिक जहाज़ों पर भी हमला शुरू कर दिया। ईरान की तुलना में थाईलैंड तो दुनिया के दूसरी तरफ है। फिर भी IRGC ने एक नागरिक जहाज पर हमला किया क्योंकि वे दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहते थे। मुझे लगता है उस सैन्य प्रवक्ता को खुद को देखने की जरूरत है, इससे पहले कि वह यह बताने लगे कि क्या गैर कानूनी है और क्या नहीं। ईरान को अपनी ही दवा का स्वाद अच्छा नहीं लगा। कुछ ईरानी अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि नौसैनिक नाकाबंदी युद्ध की कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि ईरानी तर्क के अनुसार जब ईरानी दूसरे जहाज़ों पर हमला करते हैं तो वह युद्ध का कार्य नहीं है, लेकिन जब दूसरे देश वही काम वापस करते हैं तो वह युद्ध का कार्य बन जाता है। लेकिन देखिए, यहीं पर मज़ेदार बात आती है। ईरानी जानते हैं कि जो वे कह रहे हैं वह असल में पाखंड है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उनके पास समय भी ज़्यादा नहीं है और बिना पैसे के आने के उन्हें पता है कि हालात बहुत बहुत खराब होने वाले हैं। इसी वजह से मुझे पाखंड की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें ऐसा बहाना जल्दी ढूंढना है जो अंतर्राष्ट्रीय जनता के सामने टिक सके, क्योंकि ये नाकाबंदी पहले से ही जूझ रही ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसी वजह से अब ईरान भी इस युद्ध को और बढ़ाने की धमकी दे रहा है। उन्होंने होर्मुज, जलडमरू मध्यमा जो आर्थिक आतंकवाद किया, अही बाब अल मंदब जलडमरू मध्यमा भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जानते होंगे कि बाब अल मंदब जलडमरू मध्य होर्मुज जलडमरू मध्य के पार है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब काफ़ी तेल जो पहले होर्मुज जलडमरू मध्य से जाता था, वह अब बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से लाल सागर होकर एशियाई देशों में जा रहा है। इसके अलावा लाल सागर के ठीक ऊपर हमारे पास स्वेज नहर है, जिसका इस्तेमाल यूरोप और एशिया के बहुत सारे जहाज करते हैं ताकि वे मूल रूप से यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप जा सकें। इसका मतलब है कि बाब अल मंदब जलडमरू मध्य में कोई भी समस्या वैश्विक स्तर पर असर डालेगी और हूथी ये बात जानते हैं। उन्होंने पिछले साल यह तरीका आजमाया था, लेकिन फिर उन्हें लगातार 50 दिनों तक बमबारी का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्होंने हार मान ली। हूथी के फिर वही करने की संभावना कम है, लेकिन ईरान धमकी दे रहा है कि वे हूथियों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें फिर ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सुनिए। बिल्कुल, हम बाबुल मंदब की बात कर रहे हैं, जहां ईरान अपने प्रॉक्सी यानी यमन के हूथियों से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रोक सकता है। उन्होंने धमकी दी कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास उनके बंदरगाहों की नाकाबंदी हुई तो वे फिर ऐसा करेंगे। हूथी पहले ही संघर्ष में शामिल हो चुके हैं। ब्रायन, हमने इस पर चर्चा की है। यह एक बड़ी चिंता है कि ईरानी अपने सबसे बड़े प्रॉक्सी में से एक हूथियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वे लाल सागर में जहाजों पर मिसाइल या ड्रोन से हमला कर सकें। अब इस पूरे मामले का एक और पहलू भी है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों को सोचना चाहिए, और वह पहलू है चीन। देखिए, ईरान का लगभग सारा तेल या तेल निर्यात चीन को जाता है और यह चीनी आयात का लगभग 13% है।
नाकाबंदी के कारण ईरानी तेल शायद अब नहीं पहुंचेगा, जिससे चीन में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ये चार्ट देखें। चीन के लिए मसला सिर्फ ईरानी तेल का नहीं, पूरे खाड़ी क्षेत्र के तेल का है। फिलहाल चीनी तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 20% है। फिर ईरान है जो लगभग 11 से 13% है। सटीक संख्या नहीं पता, क्योंकि चीन आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित ईरानी तेल आयात नहीं करता। अनौपचारिक रूप से हालांकि यह संख्या शायद करीब 13% है, लेकिन इसके अलावा चीन को सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान, कुवैत और शायद बहरीन से भी तेल मिलता है। इन देशों को तेल भेजने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जरूरी है। करीब 50% चीनी तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भर है। सोचिए, इसे बंद किसने किया था? ईरान ने, अमेरिका ने नहीं। नाकाबंदी के दौरान अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को निशाना बना रहा है जो ईरानी बंदरगाहों पर रुकते हैं। वे गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले अन्य जहाज़ों का पीछा नहीं कर रहे। इसका मतलब है आज भी अमेरिका उस खाड़ी के तेल को नहीं रोक रहा जो चीन जाता था, बल्कि ईरान इसे रोक रहा है। हमें पता चला है कि चीन ने एक हफ्ते पहले ईरान पर युद्ध विराम मानने और इस्लामाबाद पाकिस्तान में शिखर सम्मेलन में आने का दबाव डाला था। मेरा अनुमान है कि प्रशासन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका शायद ये उम्मीद कर रहा है कि चीन ईरान पर और ज्यादा दबाव डालेगा ताकि ईरान किसी समझौते के लिए राजी हो जाए, क्योंकि चीन को वाकई में तेल की बहुत जरूरत है। वे दुनिया में सबसे अधिक तेल का उपयोग करते हैं, अमेरिका से भी अधिक। अब सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि बातचीत अभी भी जारी है, यह शायद सही शब्द होगा, संवाद अभी भी जारी है। भले ही अभी तक कोई भविष्य की बैठक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हमें इस्लामाबाद में उन 21 घंटों के बारे में और जानकारी मिल रही है जब दोनों पक्ष बंद दरवाजों के पीछे बातचीत कर रहे थे। देखिए, ये वे अमेरिका की कड़ी शर्तें हैं जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरानियों के सामने रखी। ये 6 बिंदु है। पहला, ईरान को सभी यूरेनियम संवर्धन को समाप्त करना होगा। दूसरा, सभी प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाओं को हटाना होगा। तीसरा, उच्च संवर्धित सामग्री की वापसी। चौथा, बिना शुल्क हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना। पांचवा, एक व्यापक शांति जिसमें क्षेत्रीय सहयोगी भी शामिल हों। और छठा, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन के हौती जैसे प्रॉक्सी को फंडिंग देना बंद करना। इसका मतलब है कि जैसा हमने रविवार बैठक के बाद अंदाजा लगाया था, अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर शर्तें छोड़ दी हैं। मुझे लगता है अब वे कितनी भी मिसाइल रख सकते हैं। फिर भी मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था कि अमेरिका शायद ईरान को हिजबुल्ला और हूथियों की फंडिंग रोकने पर अड़ा नहीं रहेगा। ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन शर्तों पर बिल्कुल नहीं झुक रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले भी शर्तें यही थीं और अब भी लगभग वैसी ही है। हम जानते हैं कि अमेरिका ईरान के संवर्धन कार्यक्रमों पर 20 साल की रोक चाहता था, यानी 20 साल तक कुछ नहीं कर सकते। शायद उम्मीद है कि जब 20 साल की रोक समाप्त होने वाली होगी, हम फिर से किसी चीज पर बातचीत करेंगे। अब भले ही ईरानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे, ईरानी परमाणु मुद्दे पर चर्चा को तैयार थे, लेकिन दोनों पक्षों में अंतर बहुत बड़ा था। अब ईरानियों के सामने एक और समस्या यह थी कि जो व्यक्ति अंतिम फैसला ले सकता था या अंतिम समझौता कर सकता था, वह वास्तव में कमरे में मौजूद नहीं था। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। देखिए, जेडी वेंस ने खुद यह पुष्टि की कि 21 घंटे की मैराथन वार्ता के दौरान वेंस ने राष्ट्रपति ट्रंप को लगभग आधा दर्जन बार या शायद 1 दर्जन बार फोन किया। उन्हें सही संख्या याद नहीं थी। ईरानी इतने डरे थे कि वे सर्वोच्च नेता या किसी ताकतवर व्यक्ति से ईरान फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वे सुरक्षा जोखिम और किसी खुफिया एजेंसी द्वारा कॉल को ट्रैक किए जाने को लेकर चिंतित थे। इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली बात, भले ही ईरानी इस वार्ता बैठक में लगभग 100 या उससे अधिक अधिकारियों को लेकर आए थे, लेकिन उनके पास वास्तव में किसी भी तरह के समझौते पर सहमति देने की ताकत नहीं थी। उन्हें इसे वापस ले जाकर फिर निर्णय लेना होता था। यही मुझे दूसरी बात पर लाता है। इसका मतलब है कि अभी भी यह संभावना है कि ईरान वास्तव में एक दीर्घकालिक समझौते के लिए सहमत हो सकता है,
जब वे अमेरिकी प्रस्ताव को वापस ईरान ले जाएंगे, जो शायद अब तक वे कर चुके होंगे। वे जिसे भी जिम्मेदार है, चाहे वह सर्वोच्च नेता हो या कोई और, दिखा सकते हैं। शायद वह IRGC कमांडर वहीदी है। हमें नहीं पता कि ईरानियों को मंजूरी किससे लेनी थी। शायद वह सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन पक्का नहीं है। अब वे यह प्रस्ताव उस व्यक्ति को दिखा सकते हैं और समझौते की अनुमति या जवाबी प्रस्ताव ले सकते हैं, यानी ईरानी किस पर सहमत है। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों में हमारे पास वास्तव में एक दीर्घकालिक शांति समझौता हो सकता है। केवल समय ही बताएगा कि क्या हमारे पास कोई अपडेट है। मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में जरूर अपडेट करूंगा, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।